जय हिंद साथियों, हम पिछले भाग में कर्मनाशा की प्रलयकारी प्रभाव को सुना तथा कर्मनाशा के बारे में किनारे के बसे लोगों का प्रचलित विश्वास था कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मासूम के बलि लिए नहीं लौटती थी। लेकिन पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र की ज्वार की तरह उमड़ा तो सोखा ने 5 बकरियों की दौरी भेंट की। फिर भी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की और एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, अभी पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ पड़ा। कड़ाहा चढ़ाने वाले ने पहले ही भयंकर बाढ़ की भविष्यवाणी की थी। उधर धनेश्वरी चाची ने फुलमतिया के पाप का खुलासा किया और बाढ़ आने का कारण फुलमतिया के पाप को ही बताया। उधर अपने बखरी में बैठे जगेश्वर पांडे अपने बखरी के नष्ट हो जाने तथा अपने मन को कोसते हुए अपने भाई कुलदीप के बारे में सोच रहे थे। अब आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो चलिए, यह सब कुछ मर मर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अब पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से 2 बूंद गिर पड़े। अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था। भूखा बैठा होगा कहीं। बैठे मरे हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चरपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काली काले बादलों की दौड़, धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चरपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुदरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियां वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधों की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कातिल की वह शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमती आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफेद साड़ी में लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमती आंगन में इसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका तो फुलमती भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी को वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चरपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था।
और फूलमती तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। ना जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदुरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से सवार फिर श्वेत बलुई मिट्टी से पोतकर सफेद कर देती थी। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेककर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती थी और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों को जलाना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देखकर कुलदीप हड़बड़ाया और फूलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी और दोनों ही भय की कंपन लिए उधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता और न तो पहले जैसा जिद कर सकने की हिम्मत होती, न हंसी के करले से घर के कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का सड़क खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। दोनों को दुनिया का भाव ताम मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फूलमती भी सशंक हो गई थी। वह इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नजर थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए के टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फूलमती खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप एक बार टोक भी दिया था, क्या देख रहे हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है ना? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फूलमत पर बेहद गुस्सा आता। टिमलमलाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों तुली है? बाप मरा, पति मरा, अब न जाने क्या करेगी। जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया है। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय न कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुद नजर आता हंसता खेलता पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के दो चार उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपशप में बीत जाता। सुरती मल मल ताल ठोकने और पिच से
थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते, इन सब चीज़ों से वाहता ना रखते हुए भी पाड़े सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हों हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटों को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चरपाई पर लेटे थे। अंतर इतना था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ आया। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए, बगल को दीवार में ताके पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाया, एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका खुला ही नहीं। पांडे के हाथ कांपे, गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठकर खोला वही लाल निशान। कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।